Hello everyone, myself Pawan and I welcome all of you to our beautiful channel Moral Minds। तो आज के इस लेक्चर में हम वर्क एनर्जी एंड पावर इस चैप्टर का पावर ये टॉपिक स्टडी करेंगे। इसमें आज हम देखेंगे कि पावर क्या होता है, पावर की बेसिक से लेके स्टैंडर्ड तक आज हम डिटेल कंसेप्ट पढ़ेंगे और इसके बेस पर हम कुछ एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, वो भी आज हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले लेक्चर में हमने स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी ये टॉपिक पढ़ा है। तो एज अ पॉइंट ऑफ एग्जाम है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखा है, वो आप पहले जाके वो लेक्चर अटेंड कर सकते हो और आपका स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी ये जो टॉपिक है वो आपका क्लैरिफाई कर सकते हो। आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है बेटा पावर। ठीक है, अब तक हमने वर्क एनर्जी ये दो टॉपिक क्लियर कर दिए हैं। आज हमें पावर को, इस टॉपिक को क्लियर करना है। कल हम कोलिजन देखेंगे और उसके बाद जो और कंसेप्ट है इस चैप्टर की उन्हें भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, बट पावर जो है एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आज हमें पढ़ना है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर बार हर एक लेक्चर में कहता हूँ और आज भी कहता हूँ कि लेक्चर शुरू होने से पहले, क्योंकि लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तो लेक्चर शुरू होने से पहले अगर आपके मन में इधर उधर के थॉट्स आ रहे हो तो प्लीज थोड़ी देर के लिए उन थॉट्स को बाजू में रखो और बेटा अपना पूरा फोकस जो है वो अपने बोर्ड पे रखो, क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तुम इंपॉर्टेंट हो, हम सब इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट चीजों को हमें टाइम देना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजों में कोई डिफिकल्टीज नहीं आनी चाहिए, इसकी हमें थोड़ी बहुत जिम्मेदारी उठानी चाहिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बेटा। पावर क्या है? तो सब जानते हैं, पावर इज अ पावर, नॉलेज इज अ पावर, एवरीथिंग इज अ पावर। बट एक्चुअल पावर क्या है इन फिजिक्स, हमें वो स्टडी करना है। जब तुम पढ़ोगे, आईआईटी में सिलेक्ट हो जाओगे या फिर एमबीबीएस को सिलेक्ट हो जाओगे, तब तुम्हारे पास थोड़ी बहुत पावर आ जाएगी, बट वो पावर अलग है और ये पावर अलग है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल अपन कंसीडर करेंगे और उसके बेस पर हम पावर को पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टेड टॉपिक है कि पावर क्या है। मान लो अपने पास ये 40 बैग्स है, ठीक है, और अपने पास दो पर्सन है, एक है अपने पास पर्सन ए और दूसरा है अपने पास पर्सन बी। ठीक है, तो देखो पर्सन ए जो है 40 बैग्स को 1 आवर में कैरी करता है, मतलब 40 बैग्स को 1 आवर में कैरी करके एक कार है अपने पास, फॉर एग्जांपल इस कार में वो 40 बैग्स को क्या करता है बेटा, 1 आवर में रख देता है पर्सन ए। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है। ठीक है, देखो ए पर्सन है, अपने पास 40 बैग्स है, ए पर्सन ने 40 बैग्स को एक कार ने 1 आवर में रख दिया। दूसरा पर्सन है, उस दूसरे पर्सन ने अगेंस्ट अपने पास 40 बैग्स है फॉर एग्जांपल, तो वो दूसरा जो पर्सन है बी, वो क्या करता है, 40 बैग्स को सेम कार में 2 आवर में कैरी करता है या फिर रख देता है, पुट करता है। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं। देखो बेटा, 40 बैग्स है अपने पास, सिंपल सा कंसेप्ट है। 40 बैग्स है अपने पास, पर्सन अपने पास दो पर्सन है, एक पर्सन ए है एक पर्सन बी है। तो पर्सन ए क्या करता है, पर्सन ए 40 बैग्स को एक कार में 1 घंटे में रखता है और पर्सन बी 40 बैग्स को, उन्हीं 40 बैग्स को सेम कार में सेम डिस्टेंस में उसे 2 घंटे रखते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम कंपेयर करें कि किसकी पावर ज्यादा है, तो आप कहोगे सर ए की पावर ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसने सेम वर्क कम टाइम में कवर किया और इसने सेम वर्क ज्यादा टाइम में कवर किया, क्योंकि इसे 40 बैग रखने में 1 आवर लगा और इसे 40 बैग रखने में 2 आवर लगा। इसका मतलब क्या, इसकी पावर ज्यादा है, तो ए की पावर ज्यादा है और बी की पावर कम है। अभी आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लैरिफाई हो रहा होगा। देखो बेटा, ए ने 40 बैग्स 1 आवर में रखा, बी ने 40 बैग्स 2 आवर में रखा। इसका मतलब क्या, ए की पावर ज्यादा है बी से। तो एक्चुअल में पावर क्या है, तो पावर इज नथिंग बट द रेट ऑफ डूइंग वर्क। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज सेड टू बी पावर, दैट इज P इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो देखो पावर क्या है बेटा, वर्क डन पर यूनिट टाइम और रेट ऑफ डूइंग वर्क। अगर आप वर्क करते हो और वो वर्क करने में आपको कितना टाइम लगता है, वो वर्क करने में हमें जितना टाइम लगता है उससे डिसाइड होता है कि आपकी पावर कितनी है। तो पावर का सिंपल कंसेप्ट है,
पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। आई होप आपको पावर समझ में आ चुका होगा कि अगर हम किसी वर्क को करते हैं तो उस वर्क को करने के लिए कितना टाइम लगा है, इसे कैलकुलेट करने के बाद हमें समझता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है जो वर्क कर रही है उसकी पावर क्या है। तो आई होप अभी आपको पावर क्लियर हो चुका होगा। कुछ सिंपल सी बातें इसके बारे में हमें ध्यान में रखनी चाहिए बेटा। ये होगा इसका P, फर्स्ट P इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, पहली बात, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका अगर हम एसआई यूनिट फाइंड करें तो P इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, वर्क का आता है जूल, टाइम का आता है सेकंड। तो जूल पर सेकंड इसका एसआई यूनिट है, तो जूल पर सेकंड को हम कहते हैं बेटा वैट। तो पावर का जो एसआई यूनिट है वो है बेटा वैट, ठीक है। इसका एक बिगर यूनिट है बेटा जिसे हम कहते हैं किलोवैट, या फिर बिगेस्ट यूनिट है इसका किलोवैट। 1 किलोवैट इज इक्वल टू 1000 वैट। ये बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। 1 किलोवैट इज इक्वल टू क्या है, इसका बिगेस्ट यूनिट है बेटा 1 किलोवैट, और 1 किलोवैट मतलब कितना, 1000 वैट, ठीक है। कभी कभी हम जो है पावर को हॉर्स पावर के फॉर्मेट में भी मेजर करते हैं। तो हॉर्स पावर क्या है बेटा, तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वैट। ये कुछ इसके यूनिट है बेटा पावर के। तो पावर का बिगेस्ट यूनिट क्या है, 1 किलोवैट। 1 किलोवैट मतलब कितना, 1000 वैट। इसे हम 10 टू द पावर 3 वैट भी लिख सकते हैं, ठीक है, 10 टू द पावर 3 वैट भी लिख सकते हैं। और 1 हॉर्स पावर मतलब कितना, 746 वैट। ये आपको मोटी मोटी बातें जो है पावर के बारे में थोड़ी बहुत अभी आपको ध्यान में रखनी है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका एसआई यूनिट क्या है बेटा, वैट। अभी यही से हम इसके डायमेंशन भी फाइंड कर सकते हैं। तो पावर के डायमेंशन क्या आएगा बेटा, पावर के डायमेंशन क्या होते हैं, वर्क। वर्क मतलब वर्क का डायमेंशन क्या है, m1 l2 t-2, ठीक है, अपॉन ये क्या है, सेकंड। सेकंड मतलब क्या है, t1। तो वो ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा बेटा, -1, और -t और -1 क्या होगा, -3। तो यही से हम लिख सकते हैं कि पावर के जो डायमेंशन है, तो इसके डायमेंशन है बेटा m1 l2 t-2। दीज आर सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अबाउट द पावर, ठीक है। तो आई होप तुम्हें अभी पावर समझ में आ चुका होगा। चाहो तो इसे पॉज करके नोट करो, हमें इसके बारे में और कुछ जो चीजें हैं उन्हें हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो इसे बेटा पॉज करो और नोट करो। चलो हो गया। अभी मैं इसे इरेज करता हूं। अभी देखो, अब एक इंटरेस्टिंग टॉपिक तुम्हें मुझे बताना है, ठीक है। देखो P इज इक्वल टू क्या है बेटा, वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में वर्क क्या है, एक एनर्जी है। तो इस फॉर्मूले को अगर हम इस्टेब्लिश करना चाहे या फिर मॉडिफाई करना चाहे तो हम यहाँ पर W की जगह पे क्या लिख सकते हैं बेटा, W की जगह पे हम लिख सकते हैं एनर्जी अपॉन टाइम, और यही से हम एनर्जी का फॉर्मूला भी क्रिएट कर सकते हैं। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या है बेटा, एनर्जी इज इक्वल टू होता है पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। यहाँ से तुम्हें दो चीजें सीखने को मिली, ठीक है, कि जो वर्क है वो एनर्जी का फॉर्मेट है, तो हम वर्क को एनर्जी लिख सकते हैं। तो पावर इज नथिंग बट वर्क अपॉन टाइम, बट इट इज ऑल्सो, पावर इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू एनर्जी अपॉन टाइम, एंड एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर इनटू टाइम। आई होप ये चीजें तुम्हें समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। अभी देखो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इनटू टाइम, और एनर्जी का एक कमर्शियल यूनिट होता है बच्चे, एनर्जी का एक कमर्शियल यूनिट होता है, वो होता है बेटा 1 किलोवाट आवर। एनर्जी जो है उसका कमर्शियल यूनिट है 1 किलोवाट आवर। ये हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उसका एक कमर्शियल यूनिट है बेटा 1 किलोवाट आवर। 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर अगर हमको कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे, देखो 1 किलो मतलब कितना बेटा 1000 आवर में कितने मिनट होते हैं 60, और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60। तो 60 इंटू 60 3600, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 3600, तो 1 2 3 4 5। तो इसका जो यूनिट आएगा क्या आएगा बेटा अपना 36 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5 वैट। ये होता है एनर्जी का यूनिट इन द फॉर्म ऑफ पावर। तो अगर इससे कई किताबों में 3.6 भी लिखा है
तो हम 3.6 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6 वाट। दिस इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, और ये मुझे तुम्हें सिखाना था। आई होप तुम्हें कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, इसे हम 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 ही क्यों लिखते हैं, और ये एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम कैसे आया, ये भी तुम्हें समझ में आ चुका होगा बच्चा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे तुम चाहो तो पॉज करके नोट कर सकते हो, ठीक है। चलो हो गया, आई होप हो गया। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। सर मजा नहीं आ रहा है सर, आज आप बहुत बोरिंग होके पढ़ा रहे हो। बेटा बोरिंग होके नहीं पढ़ा रहा हूँ, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आज इधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। टॉपिक इंपॉर्टेंट है बेटा, नहीं तो इधर उधर की बातें करने में हमें मतलब क्या मजा आएगा, तुम बताओ। अगर मैं तुम्हें इधर उधर की बातें करूंगा, तुमसे बोलूंगा कि यार सैयारा मूवी रिलीज हो रही है, या फिर कोई XYZ गाना रिलीज हुआ है, उसे देखो, मैंने उस गाने को देखा, मुझे बहुत बुरा फील हुआ, ये सब चीजें यहाँ पे, ये सब चीजें को डिस्कशन करने का ये प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है। अगर कोई डिस्कस कर रहा है तो वो गलत है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें टीचिंग करनी, तुम्हें सिर्फ मैं टीचिंग कर सकता हूँ और तुम उससे स्टडी कर सकते हो। इधर उधर की फालतू की बातों के लिए अपने पास वक्त नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपने पास सिर्फ 2 साल है। देखो, अगर तुम्हें मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट एक तुम्हें क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि तुम्हारे पास कितने साल है बच्चा, सिर्फ 2 साल है। 11th का 1 ईयर और 12th का 1 ईयर, ठीक है। जिसमें तो अगर तुम ऑफलाइन कोचिंग में हो तो तुम्हारा जो सिलेबस है बहुत फास्ट कवर होता है, ठीक है। जिसमें तुम्हें प्रैक्टिस को टाइम बहुत कम मिलता है। देखो, तुम्हें जो है इन 2 सालों में, देखो फिजिक्स के जो 28 चैप्टर है उनको स्टडी करना है, केमिस्ट्री के भी लगभग उतने ही 22 चैप्टर है, बायो की तुम्हें 32 चैप्टर स्टडी करने, अगर तुम नीट के एस्पिरेंट हो तो, ठीक है। और अगर मैथ के हो तो उतने ही, मतलब उतने ही चैप्टर तुम्हें स्टडी करने। मतलब इन 2 सालों में बच्चा तुम्हें कितने टॉपिक स्टडी करने हैं, इन 2 सालों में तुम्हें कम से कम लगभग 50 चैप्टर स्टडी करने हैं। अप्रोक्सीमेटली बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली तुम्हें 40 टू 50 चैप्टर कवर करने हैं 2 सालों में, ठीक है। और 2 सालों में अगर तुम्हें रिजल्ट लाना है तो तुम्हारे कम से कम एटलीस्ट एक चैप्टर के 1000 एमसीक्यू की प्रैक्टिस ऑलरेडी तुम्हारी होनी चाहिए। एटलीस्ट एक चैप्टर के 1000 एमसीक्यू तुमने सॉल्व किए रहने चाहिए। तो अगर वन चैप्टर के तुम्हारे 1000 एमसीक्यू होते हैं, मतलब दिन में तुम एक चैप्टर के तुम्हारे कितने होने चाहिए बच्चा, 1000 एमसीक्यू तुम्हारे होने चाहिए। मतलब तुम्हें इन 2 सालों में एटलीस्ट 40,000 एमसीक्यू तुम्हें सॉल्व करने हैं। एटलीस्ट अगर तुम एक एमसीक्यू को 1 मिनट या फिर 2 मिनट देते हो फॉर एग्जांपल, तो तुम्हारे पास एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए पूरे 2 सालों में 40 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 80,000 मिनट है। तो ये जो टाइम है अपना, ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइम को प्लीज वेस्ट मत करो, ठीक है। और मैं भी नहीं वेस्ट करूंगा और तुम भी मत वेस्ट करो, क्योंकि ये जो 2 साल है, ये 2 साल तुम्हारा करियर डिसाइड करेंगे, ठीक है। जो वो कहते हैं ना, सिंगल सीट ऑफ पेपर नेवर डिसाइड माई फ्यूचर, ऐसा नहीं होता बेटा। हर जगह पे तुम्हें अगर नीट में 620 मार्क या फिर उससे अबव है तभी तुम्हारा एमबीबीएस में सिलेक्शन हो सकता है, नहीं तो गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं हो सकता। तो वो सिंगल सीट ऑफ पेपर ही तो तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड कर रहा है। मैं तुम्हें डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ या फिर मैं तुम्हें इधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें ये 2 साल गोल्डन डेज की तरह मिले हैं। ये जो मोमेंट है बच्चा, ये गोल्डन मोमेंट है, तो प्लीज इसे वेस्ट मत करो। अगर तुम इसे वेस्ट करने में लगाओगे तो फिर मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगी बच्चा। तो इन 2 सालों को वेल प्रिपेयर करके पढ़ो, जितना हो सके उतना पढ़ो। एक बार अगर तुम्हारा आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, अगर एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया, या फिर किसी अदर जो तुम्हारे इंटरेस्टेड अगर तुम्हारी फील्ड है उसमें अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो गया बाय यूजिंग दिस एग्जाम, तो तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है, ठीक है। तो अभी इधर उधर की बातों को दिल से, दिमाग से निकाल दो और बच्चा पूरा फोकस जो है अपने बोर्ड पे रहो, ठीक है। तो देखो, तुम्हें बोलने के लिए मुझे, तुम्हें समझाने के लिए मुझे और 2-3 मिनट वेस्ट करने पड़े, ठीक है। तो अभी देखो, डोंट वरी, अभी हमें क्या देखना है बच्चा, पावर देखनी है। तो पावर हमने देखा, अभी हमें देखना है इंस्टेंटेनियस पावर क्या है। क्या देखना है बेटा, इंस्टेंटेनियस। पहले आराम से फील लेके पढ़ो,
उसके बाद तो हम डेफिनेशन देखेंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस पावर बहुत सिंपल है। इंस्टेंटेनियस पावर होने के बाद हमें हमारे एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन को डिस्कस करना है, ठीक है। देखो क्या है बच्चा, इंस्टेंटेनियस पावर। अभी हमने क्या देखा था कि अपने पास 40 बैग्स थी, एक पर्सन अपने पास ए था, ये वाला पर्सन ए है, ये वाला पर्सन बी है। अपने पास 2 पर्सन है, एक ए पर्सन एक बी पर्सन, ठीक है, कोई वांधा नहीं। पर्सन ए ने क्या किया, 40 बैग्स 1 आवर में कार में रखे, ठीक है। पर्सन बी ने क्या किया, ये पर्सन ए का डेटा है, पर्सन बी ने क्या किया, क्या किया बच्चा, 40 बैग्स को 2 आवर में कार में रखा। दोनों को वर्क दिया गया, पहले ए ने क्या किया, 40 बैग्स को 1 आवर में कार में रखा, पर्सन बी ने क्या किया, उन्हीं 40 बैग्स को 2 आवर में कार में रखा। तो इस केस में किसकी पावर ज्यादा हो गई, ए की पावर ज्यादा हो गई। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो देखो बेटा, मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूं इंस्टेंटेनियस पावर। तो मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मेरा इंटेंशन क्या है, इसको अगर तुम पकड़ लोगे तो तुम्हें इंस्टेंटेनियस पावर इजीली समझ में आएगा, ठीक है। मेरा इंटेंशन देखो, किसी भी टीचर का इंटेंशन देखो कि वो तुम्हें क्या बताना चाह रहा है, या फिर बुक का भी इंटेंशन देखो कि बुक हमें क्या बताना चाह रहा है, ठीक है। अभी देखो बेटा, इंस्टेंटेनियस पावर हमें देख लो। तो जब ये जो अभी बी के बारे में सोचो ही मत, अभी देखो कि तुम्हारे साथ सिर्फ ए पर्सन है। तो देखो बच्चा, जब ए पर्सन 40 बैग्स को उठाएगा, तो जब वो फर्स्ट बैग को उठाएगा तब उसकी एनर्जी अलग होगी, और जब वो लास्ट बैग को उठाएगा तब उसकी एनर्जी अलग होगी। आराम से बेटा, कोई गड़बड़ नहीं। देखो, जब वो पर्सन पहली बैग को उठाएगा और कार में रखेगा तब उसकी जो एनर्जी है वो थोड़ी ज्यादा रहेगी, और जब वो लास्ट बैग को उठाएगा और कार में रखेगा तब उसकी एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाएगी। मतलब उसकी पहले बैग में एनर्जी मैक्सिमम थी, लास्ट बैग में उसकी एनर्जी मैक्सिमम थी। तो ये जो वर्क कर रहा था, इस पूरे वर्क में उसकी एनर्जी कांस्टेंट थी क्या? नहीं। तो अगर उसकी पूरी एनर्जी ही कांस्टेंट नहीं थी तो उसकी पावर कांस्टेंट थी क्या? नहीं। देखो ना, जब वो पहली बैग को पुट कर रहा था तब उसकी पावर बहुत ज्यादा थी, बट जब वो लास्ट बैग को पुट कर रहा था तब उसकी पावर थोड़ी सी कम हो गई। मतलब पहले एज कंपेयर टू फर्स्ट बैग हिज पावर इज लेस देन एज कंपेयर टू लास्ट बैग। तो जब वो लास्ट बैग उठाकर कार में रखेगा उसकी एनर्जी थोड़ी सी कम हो गई होगी और उसकी पावर और कम हो गई होगी। इसका मतलब क्या, जो उसने पाथ फॉलो किया, उस हर एक पाथ में, उस हर एक मोमेंट पे, उस हर एक टाइम पे उसकी जो पावर थी वो कांस्टेंट नहीं थी। आई होप तुम्हें कंसेप्ट जरा 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 अभी समझ में आ चुका होगा। पहली बैग उठाई, आराम से पावर ज्यादा थी, बट जब दूसरी उठाई थोड़ी सी कम हो गई, तीसरी पुट करी थोड़ी सी कम हो गई, 4, 5, 6 ऐसे जब वो बैग उठाता गया बेचारा, तब हर एक बैग के साथ उसकी पावर भी थोड़ी 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 क्या हो गई बच्चा, कम हो गई। तो यहां से तुम्हें क्या सीखने को मिलता है बेटा, यहां से तुम्हें एक चीज सीखने को मिलती है कि जो भी पावर होती है तो अलग अलग मोमेंट पे, अलग अलग टाइम पे पावर जो है थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, राइट। अलग अलग पावर पे, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग इंस्टेंट पे जो पावर है वो थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है। तो अगर हमें उस पर्सन ने जब 10th बैग उठाई थी उस मोमेंट की अगर हमें पावर फाइंड करनी हो तो हम P इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम से कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि वो जो वर्क डन है वो तो ओवरऑल वर्क डन, तो वो एवरेज वर्क डन हुआ, वो तो उस मोमेंट का वर्क डन थोड़ी हुआ। तो जो पावर हम किसी भी मोमेंट पे कैलकुलेट करते हैं, या फिर पावर एट अ पर्टिकुलर मोमेंट between the path or power at particular instant between that work done is called to be instantaneous power। मतलब अगर वो 10th नंबर की बैग पुट कर रहा है तो 10th बैग पे उसकी पावर कितनी है, या फिर अगर वो 15th नंबर की बैग पुट कर रहा है तो 15th नंबर पे उसकी पावर कितनी है। तो उस टाइम पे, उस मोमेंट पे, उस इंस्टेंट पे उस पर्सन की जो पावर है, उस इंस्टेंट के पावर को या फिर उस टाइम के पावर को हम कहते हैं बेटा इंस्टेंटेनियस पावर। आई होप तुम्हें इंस्टेंटेनियस पावर समझ में अभी आ चुका होगा, इसकी कंसेप्ट तुम्हारी अभी पकड़ में आ चुकी होगी। तो क्या है बेटा इंस्टेंटेनियस पावर? इन सिंपल वर्ड्स, द पावर एट द इंस्टेंट और मोमेंट
द पावर एट द इंस्टेंट और द लिमिटिंग पावर, the limiting power of an average power is called instantaneous power. ठीक है, is called instantaneous power. इंस्टेंटेनियस का स्पेलिंग बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने इंस्टेंटेनियस को शॉर्टकट में लिखा। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या है बेटा? द पावर एट द इंस्टेंट और द लिमिटिंग पावर ऑफ एन एवरेज पावर इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर। मतलब अगर किसी मोमेंट की पावर है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चा? इंस्टेंटेनियस पावर। तो इंस्टेंटेनियस पावर कैसे फाइंड कर सकते हैं? इंस्टेंटेनियस पावर करने का कोई मतलब बहुत बड़ा इसमें तुम्हें बहुत बड़ा इसमें जुगाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तुम टाइम को टी को या फिर तुम जब पी को W अपॉन टी जो है ये चेंज हो रहा है, वर्क डन चेंज हो रहा है और टाइम चेंज हो रहा है। ठीक है, जब तुम इसे लिमिट अप्लाई करोगे, लिमिट t टेंड्स टू 0। अब लिमिट क्यों अप्लाई करना है वो भी समझो। देखो, जब तुम चेंज इन वर्क डन और चेंज इन टाइम को, मतलब ये एवरेज पावर, ये अपनी एवरेज पावर हो गई, तो चेंज इन वर्क डन भी हो रहा है और चेंज इन टाइम भी हो रहा है। जब तुम इस टाइम को इस t को नियरली इक्वल टू 0 पकड़ोगे, जब तुम t को नियरली इक्वल टू 0 करोगे तभी तो हमें एक्यूरेट t की वैल्यू मिलेगी ना बच्चा। देखो, जब ये t 1 सेकंड होगा तो 1 सेकंड में हो सकता है कि हमें कोई ना कोई एक्यूरेट वैल्यू मिले। जब t 0.5 सेकंड होगा तब भी हम समझ सकते हैं कि 1 पे तो थोड़ी बहुत कम जगह हो रही थी, पर 0.5 में हमें एक्यूरेट रीडिंग मिल रही है। अगर वो 0.3 हुआ तो 0.1 हुआ तो 0.01 सेकंड हुआ तो, मतलब जितना हमारा टाइम 0 के पास आएगा, नियरली इक्वल टू, जब हमारी लिमिट t टेंड्स टू 0 रहेगी, उस वक्त हम लिख सकते हैं बच्चा कि वो जो हमें पावर मिल रही है वो पावर हमें इंस्टेंटेनियस मिल रही है, क्योंकि एक सेकंड में ढेर सारे मोमेंट होते हैं। तो मोमेंट मतलब क्या है? जो टाइम है वो नियरली इक्वल टू 0 होना चाहिए, या फिर t टेंड्स टू 0 वो 0 की तरफ जाना चाहिए, तभी हम इंस्टेंटेनियस पावर फाइंड कर सकते हैं। तो आप जैसा कि आप जानते हैं, जब भी डेल्टा W या फिर किसी डेल्टा को लिमिट अप्लाई की जाती है तो वो डेरिवेशन में कन्वर्ट होता है, तो उसे हम लिख सकते हैं बेटा dW/dt। तो P इज इक्वल टू क्या आया बच्चा? P इज इक्वल टू आया बच्चा dW/dt। मतलब क्या? दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं बेटा, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ पर हम वर्क डन की जगह पे क्या लिख सकते हैं? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो P इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? P इज इक्वल टू आएगा d/dt F इंटू ds। तो देखो, फोर्स तो कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट चेंज होती है, तो F जो है डेरिवेशन के बाहर आएगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बेटा? यहाँ पर हम लिखेंगे P इज इक्वल टू F इंटू ds/dt। ठीक है, तो ये क्या है? ये है बच्चा F इंटू ds, F इंटू s लिखते, सॉरी यहाँ मैं ds लिखा, F इंटू s। ठीक है, देखो ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ यस क्या है? डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज सेड टू बी वेलोसिटी। तो ये ds/dt क्या है? ये वेलोसिटी है। तो P इज इक्वल टू क्या आया? P इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। यहाँ पर हमें पावर का दूसरा फॉर्मूला मिल गया है। पहला फॉर्मूला क्या था? पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टाइम, बट अभी पावर इज इक्वल टू क्या है? फोर्स इंटू वेलोसिटी, या फिर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, सॉरी डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। जैसा कि आप जानते हैं, अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो P इज इक्वल टू क्या आएगा? P इज इक्वल टू आया F V cos थीटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पावर। तो यहाँ पर हमें वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी, ये मैंने स्केलर में आपको आराम से पढ़ाया है डॉट प्रोडक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो F इंटू V क्या है? ये डॉट प्रोडक्ट है, और cos थीटा क्या होता है? उनके बीच का एंगल होता है। तो मेरा उन्हें सिंपल क्वेश्चन है कि देखो, फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, मतलब ये अपना फोर्स है, सॉरी ये अपना फोर्स है, ये अपनी वेलोसिटी। तो फोर्स और वेलोसिटी ये जो दो वेक्टर है, ये दो वेक्टर अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो पावर क्या आएगा? फोर्स और वेलोसिटी अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो पावर क्या आएगा बच्चा? सिंपल सी बात है, अगर दो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है इसका मतलब क्या? उनके बीच में जो एंगल है बच्चा
वो एंगल क्या है, वो 90 डिग्री का एंगल है। और तुम भली भांति जानते हो कि cos 90 क्या होता है, जीरो होता है। तो ये जीरो, तो ये भी जीरो और ये भी जीरो। तो पावर जीरो कब होती है, जब फोर्स और वेलोसिटी ये दो चीजें एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है, तब जो है पावर जीरो होती है। ठीक है, व्हेन थीटा इज 90 पावर इज जीरो, व्हेन थीटा इज जीरो पावर इज मैक्सिमम, व्हेन थीटा इज 180 पावर इज नेगेटिव। ठीक है, ये चीजें तुम्हें थोड़ी बहुत समझ में आनी चाहिए। आई होप बच्चा तुम्हें इंस्टेंटेनियस पावर समझ में आ चुका होगा। पावर की जो दूसरा नेक्स्ट फॉर्मूला है ये भी तुम्हें समझ में आ चुका होगा। और P इज इक्वल टू ये भी तुमने मैंने तुम्हें लिख के दिया है बच्चा, ये भी तुम्हें समझ में आ चुका होगा। तो इसे अभी पॉज करके नोट करेंगे अपन। और अभी दो क्वेश्चन देखने हमें एनसीईआरटी के बुक के। ठीक है, तो वो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसे पॉज करके नोट करो। चलो बेटा देखो, ये क्वेश्चन है अपने एनसीईआरटी का। ठीक है, जिन बच्चों को सॉल्व करना आता है वो पॉज करके सॉल्व करेंगे, और जिन्हें नहीं आता आराम से देखो बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई गड़बड़ नहीं करने में। ठीक है, पहले क्वेश्चन को हम इत्मीनान से पढ़ेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखो क्या कहता है क्वेश्चन। अ हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल was prepared by taking following terms. A house has 4 bulbs of 20 watts used for 2 hours each day. तो कभी भी क्वेश्चन को ना ऐसे पूरा मत पढ़ो, तोड़ तोड़ के पढ़ो, लाइन बाय लाइन पढ़ो। ठीक है, देखो एक हाउस होल्ड का इलेक्ट्रिसिटी बिल है जो इस फॉलोइंग टर्म्स को बना के यूज करके बनाया हुआ है, तो वो कितना आएगा हमें फाइंड करना है। तो कितने बल्ब है अपने पास, 4 बल्ब है। कितने पावर है उनकी, 20 वैट। कितने टाइम यूज होते हैं, 2 आवर हर एक दिन। ठीक है, इसके बाद अपने पास 2 फैन है। कितना वैट है उनका, 100 वैट। वो हर दिन कितने घंटे यूज होते हैं, 8 आवर। उसके बाद एक कूलर है जिसका पावर है 120 वैट, जो 4 आवर को यूज होते हैं। और उसके बाद एक रेफ्रिजरेटर है जिसका पावर है 200 वैट, और वो 10 आवर के लिए यूज होता है। तो जब मैंने तुम्हें इंट्रोडक्शन दिया था पावर का, तो यहाँ पर हमें एनर्जी फाइंड करनी है। मैंने तुम्हें कहा था कि जो बिल अपना निकल के आता है वो हमने कितनी एनर्जी यूज करी है उसके बिहाफ पे यूज होता है। ठीक है, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या है बच्चा, एनर्जी इज इक्वल टू है पावर इनटू टाइम। अभी अभी हमने देखा है। तो ये 20 वैट, 100 वैट, 120 वैट, 200 वैट, ये क्या है, ये पावर है। और ये क्या है, टाइम है। और व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, किलोवाट आवर। बट हमें यहाँ पर वैट में और आवर में दिया है, तो पहले हम इसे इत्मीनान से वैट आवर में इसकी एनर्जी फाइंड करेंगे, और उसके बाद उसे किलोवाट आवर में उसके बाद हम उसे किलोवाट आवर में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन में करना क्या है, कुछ नहीं, हमें एनर्जी फाइंड करनी है। और तुम्हें सिंपल सा एनर्जी का फॉर्मूला पता है बच्चा। एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा, एनर्जी इज इक्वल टू होता है पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। अभी अभी हमने देखा है। तो अगर हम एनर्जी ऑफ बल्ब फाइंड करें फर्स्ट, तो एनर्जी ऑफ बल्ब क्या आएगा बच्चा, क्योंकि हर एक डिवाइस की अलग अलग एनर्जी है। तो एनर्जी ऑफ बल्ब अगर हम फाइंड करें तो वो कितना आएगा, वो आएगा 4 बल्ब है अपने पास। पावर कितनी है, 20। और कितना टाइम लगा उन्हें, कितने टाइम तक यूज होते हैं, 2 घंटे, 2 आवर। तो 4 इंटू 20 80, 80 इंटू 2 160। तो ये हो गई इसकी एनर्जी 160 वैट आवर। अभी ये जूल में नहीं है, अब ये वैट आवर में। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चा क्या है अपने पास, एनर्जी ऑफ अगर हम बल्ब यूज फाइंड करें, सॉरी एनर्जी ऑफ अगर फैन फाइंड करें, तो एनर्जी ऑफ फैंस क्या है, कितने फैन है बेटा, 2 फैन से। कितना वैट है उनका, 100 वैट, मतलब ये पावर है बच्चा। और कितना टाइम यूज हो चुके हैं, वो 8 आवर तक यूज हो चुके हैं। इस लाइन को थोड़ी देर के लिए यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, देखो ये हो गए 200 मल्टीप्लाई बाय 8 1600। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 1600। ये भी किसमें बचा, वैट आवर में। थर्ड देखो अभी, क्या है, 1 कूलर है। तो एनर्जी ऑफ कूलर, क्योंकि कूलर भी तो कुछ ना कुछ एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। कितने कूलर है बच्चा, 1। तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है 120। तो यहाँ पर हम 120 लिखेंगे। और कूलर कितनी देर तक चलता है, 4 घंटे, 4 आवर तक। यहाँ पर लिखेंगे अपन 4। तो 120 बन जा 120, और 120 मल्टीप्लाई 4 480। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा 480 वैट आवर। इसके बाद लास्ट में क्या है अपने पास, आई थिंक रेफ्रिजरेटर है। ये हमें पे EREF लिखता हूँ। ठीक है, देखो कितने रेफ्रिजरेटर है, 1। उसकी पावर कितनी है बच्चा, 200। 200 कितने घंटे यूज होता है वो, 10 घंटे। बाप रे, यहाँ पर 200 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या आया,
2000 वैट आवर। ये आ गई हर दिन की पावर। ये एक दिन की है, ये भी एक दिन की है, ये भी एक दिन की है, ये भी एक दिन की है। तो एक दिन की टोटल पावर क्या आएगी अपनी? टोटल पावर ऑफ वन डे क्या आएगी बच्चा? इसको ऐड करो सिंपल। तो 2000 प्लस 1600 कितना होता है? 3600। ठीक है, 3600 और 480 प्लस 180 जीरो, आई थिंक 80 16 3 जा 48, 16 4 जा 64 होता है, आई थिंक 64 ही होता है। यहाँ पर लिखेंगे अपन 640। ये 0, ये 4, 6 प्लस 6 12, ये 1 4240। तो एक दिन की जो अपनी हाउस होल्ड की जो एनर्जी है वो कितने कितने वैट की कितनी होती है बच्चा? वो होती है एनर्जी ऑफ वन डे इज इक्वल टू 4240 वैट आवर। ठीक है, वैट आवर। तो ये जो अपना हाउस होल्ड है, उस हाउस होल्ड में एक दिन में 4240 वैट आवर इतनी एनर्जी होती है। बट ये एनर्जी का कमर्शियल यूनिट नहीं है। तो क्यों एनर्जी का कमर्शियल यूनिट क्या है? तो एनर्जी का कमर्शियल यूनिट है किलोवाट। तो यहाँ पर हम इसे किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे। ऑलरेडी वैट आवर में है, बस किलो की कमी है। तो एक किलो में कितना आता है बच्चा? 1000। तो सिंपली इसे 1000 से डिवाइड कर दो, हो गया अपना आंसर। तो ये 4240 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये जीरो गेट्स कैंसल। क्या आया बच्चा? 4.24 किलो वैट आवर। एक दिन में अपनी 4.24 किलो वैट आवर इतनी एनर्जी यूज होती है एक दिन में। ठीक है, तो ये हो गया अपना एक यूनिट। ठीक है, अभी देखो बच्चा क्या करना है हमें। कौन सा मंथ है अपना? अप्रैल मंथ। तो एक दिन में इतनी एनर्जी यूज होती है, तो पूरे अप्रैल मंथ में कितनी यूज होगी? एक इसे ऐड करो, 2 बार ऐड करो, 3 बार ऐड करो, 4 बार ऐड करो, 5 बार ऐड करो, 6 बार ऐड करो। कितनी बार ऐड करना पड़ेगा? 30 बार। मतलब क्यों? क्योंकि अप्रैल में 30 मंथ है, तो ऐड करने से बेहतर इसे 30 से मल्टीप्लाई करो। तो अगर हम इसे 30 से मल्टीप्लाई करें तो एनर्जी ऑफ मंथ, यहाँ पे मैं ईयर लिखता हूँ, 4.24 मल्टीप्लाई बाय 30। तो 0 से एक पॉइंट ऑलरेडी शिफ्ट हो गया, तो वो हो गया 42.4 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी ऑफ वन मंथ कितनी आई बच्चा? 3 4 12, 1 कैरी, 3 2 6, 6 प्लस 1 7 और 3 4 12। तो 127.2 यूनिट्स हमारे एक मंथ के पड़े हैं। कितने यूनिट पड़े बेटा? एक मंथ के 127.2 किलो वैट आवर इतनी अपनी एनर्जी यूज हो चुकी है। मतलब इतने हमारे यूनिट है। एक दिन में 4.24 किलो वैट आवर आए, मतलब क्या? एक दिन में इतने यूनिट पड़े, ये एक महीने में पड़े। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या है? ₹5। तो इतने की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? इसे सिंपल हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो करो मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा अपना कॉस्ट? कॉस्ट इज इक्वल टू, थोड़ा सा बड़ा देता हूं, ठीक है, कॉस्ट। ठीक है, देखो क्या करेंगे अपन, 127.2 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 2 जा 10, 0 1 कैरी पॉइंट या 5 7 जा 35 प्लस 1 36, 3 5 2 जा 10 प्लस 3 13, 3 1 5 1 जा 6। तो यहाँ पर कितना बिल आया अपना? कितना बिल आया बेटा? 636 रुपीज इतना बिल एक महीने में इन सब चीजों का आया है। और इसी के बेस पर तुम्हारे घर का, मेरे घर का, सबके घर का जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल फाइन होता है। तो आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टेड था, तो कुछ नहीं करो, पॉज करके नोट करो। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखेंगे हम। चलो बेटा, अब ये सेकंड क्वेश्चन है अपने एनसीईआरटी बुक का। पहला भी अपना एनसीईआरटी के बुक में क्वेश्चन था। ओल्ड बुक में क्वेश्चन था वो, न्यू बुक में आई थिंक नहीं है, बट एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। बट क्वेश्चन वो भी इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। अपने एनसीईआरटी में क्वेश्चन बेटा 5.10 नंबर का, ठीक है। तो इसे पॉज करके नोट करो। जिन बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करना आता है वो चुपचाप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिनको नहीं आता वो मेरे साथ सॉल्व करो, ठीक है। कोई इसमें वादा नहीं है। क्वेश्चन पहले हम आराम से पढ़ेंगे, उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे। देखो क्या कहता है क्वेश्चन। एन एलिवेटर मतलब लिफ्ट कैन कैरी अ मैक्सिमम लोड ऑफ 1800 kg। एलिवेटर प्लस पैसेंजर, एक लिफ्ट है अपने पास, इसमें कुछ पैसेंजर भी है। तो वो जो है वो कितना जो है वेट कैरी करती है, वो 1800 kg का वेट कैरी कर सकती है या फिर करती है, ठीक है। इज मूविंग अपवर्ड जा रही है विथ अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ
2 मीटर पर सेकंड, उसकी हमें वेलोसिटी भी मालूम है बेटा, कितनी है 2 मीटर पर सेकंड। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिंग द मोशन इज 4000 न्यूटन। तो इसके मोशन को एक फ्रिक्शनल फोर्स है जो 4000 न्यूटन का है, वो इसे अपोज कर रहा है। अगर लिफ्ट ऊपर जाना चाह रही है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है, मतलब यहाँ पर एफ लिखता हूं मैं, तो वो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो उसे अपोज कर रहा है, मतलब वो अपवर्ड एक्ट हो रहा है और ये डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, ठीक है। डिटरमाइन द मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर टू द एलिवेटर इन वैट्स एज वेल एज इन हॉर्स पावर। तो इसमें जो मोटर है उस मोटर को मिनिमम पावर कितनी मिलेगी वैट में और हॉर्स पावर में, दोनों में आपको कन्वर्ट करके बताना है, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी कंसेप्ट अगर आपको आती हो तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। बेटा हमें पावर कैलकुलेट करनी है। पावर क्या होता है बच्चा? रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क अपॉन टाइम पावर होता है, बट वर्क नहीं दिया है, नहीं दिया है वर्क, और टाइम भी नहीं दिया है, तो फर्स्ट फॉर्मूला हम नहीं यूज कर सकते। बट हमें सेकंड फॉर्मूला मालूम है, P इज इक्वल टू क्या है? फोर्स इंटू वेलोसिटी। हमें फोर्स भी मालूम है और वेलोसिटी भी मालूम है। देखो कितना फोर्स है बेटा, पहले 1800 kg का मास है, वो अपवर्ड जा रही है, मतलब इसका वेट क्या रहेगा? 1800 ये रहेगा मास मल्टीप्लाई बाय जी। तो इसका जो टोटल फोर्स है वो 4000 न्यूटन नहीं है, वो तो फ्रिक्शनल फोर्स है। 1800 kg क्या है? मास है। इन दोनों को मिला के इसका कुछ ना कुछ टोटल फोर्स बन रहा होगा। तो टोटल फोर्स क्या रहेगा अपना? टोटल फोर्स रहेगा बेटा अपना F इज इक्वल टू एम जी प्लस फ्रिक्शनल फोर्स। ये दोनों मिला के क्या बना अपना? टोटल फोर्स बना। तो मास कितना है बेटा अपना? 1800 मल्टीप्लाई बाय जी कितना होता है? 10 होता है, राइट। 9.8 होता है, बट अपन अपने इसेंशियल के लिए 10 कंसीडर करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें फ्रिक्शनल फोर्स भी दिया है, कितना है बच्चा? 4000। तो ये 1800 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होता? 18,000, ठीक है, प्लस 4000। तो अगर हम 18,000 में 4000 ऐड करेंगे, तीन तो ऐसे ऐसे के ऐसे रहेंगे बेटा। 8 प्लस 4 12, 2 1 कैरी, 22,000 न्यूटन अपने लिफ्ट में टोटल फोर्स है बेटा। तो ये हो गया टोटल फोर्स, क्योंकि इसी के बेस पे हमें पावर कैलकुलेट करनी है। तो 22,000 टोटल फोर्स है अपने पास, ये जीरो है यहाँ। तो फोर्स पावर इज इक्वल टू क्या होता है? पावर इज इक्वल टू होता है बेटा फोर्स अपॉन में, सॉरी, फोर्स इनटू वेलोसिटी एंड इनटू कॉस थीटा। बट वो भी अपवर्ड जा रहा है और फोर्स भी अपवर्ड जा रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। इसका मतलब क्या? थीटा 0 है और कॉस 0 क्या होता है? 1 होता है। इसका मतलब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं P इज इक्वल टू एफ इंटू वी। तो P इज इक्वल टू फोर्स कितना आया बच्चा अपना? 22,000। तो 22,000 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी कितनी है बच्चा? 2। तो P इज इक्वल टू क्या आया? 44,000 वैट। ये जो है ये अपनी पावर है, ठीक है, इतनी अपनी पावर आ गई। अभी उसने क्या कहा है कि हॉर्स पावर में इसे कन्वर्ट करके बताओ। तो सिंपल सी कंसेप्ट है। वन हॉर्स पावर मतलब कितना? 746 वैट। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वैट। तो 1 वैट इज इक्वल टू क्या आएगा? 746 मल्टीप्लाई को यहाँ आने के बाद डिवाइड को, तो 1/746 इज इक्वल टू 1 वैट। तो 1 वैट में इतनी एनर्जी होती है, 1/746। तो 44,000 में कितनी हॉर्स पावर रहेगी? सॉरी, 1 हॉर्स पावर में, ठीक है। तो 44,000 में कितनी एनर्जी रहेगी? सिंपल, उसे 746 से डिवाइड कर दो, करो डिवाइड। तो 44,000 डिवाइडेड बाय 746, ठीक है। तो अगर तुम इसे सॉल्व करोगे तो इसे तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। मैं डायरेक्टली आंसर लिख सकता हूँ, बट तुम्हारे इसेंशियल के लिए इसे हम क्या करेंगे बेटा? इसे हम रिड्यूस करेंगे, 2 से करो रिड्यूस। तो ये आया अपना P इज इक्वल टू 2 2 जा 2 0, ठीक है, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 3 जा, ठीक है। तो ये आया अपना 373 और ये आया अपना 22,000, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली मोबाइल में करता हूँ, तुम मत करना, ठीक है, क्योंकि अभी अपने पास टाइम थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं फोन का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तुम फोन का यूज मत करना, तुम उसे सॉल्व करना, ठीक है। क्या आया अपना? 22,000 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 22,000 डिवाइडेड बाय 373, हाँ ये क्या आया? 44,000 डिवाइडेड बाय 746, ठीक है।
इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली 58.93 ऐसा कुछ आता है, ठीक है। इसे तुम सॉल्व करना, ठीक है। मैं तुम्हारे लिए आंसर नहीं लिख रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए वर्क है, ठीक है। ये तुम्हें सॉल्व करना है। तुम्हें इसका आंसर नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर बताऊंगा ना तो तुम थोड़े बहुत आलसी हो जाओगे, ठीक है, जो कि हमें नहीं होना है। तो आई होप तुम्हें ये, अभी इसे पॉज करके नोट करो, ठीक है। एक बार इसे पॉज करके नोट करो। चलो, हो गया। देखो बेटा, आज हमने पावर के बारे में पढ़ा। पावर में तो सिर्फ इतनी कंसेप्ट थी, अभी आगे हमें और पढ़ना है। कोलिजन भी देखना है, कोलिजन के टाइप्स क्या है वो भी देखना है। बहुत सारी और 2-3 कंसेप्ट है, वो भी हमें देखनी है। देखो, इसका कुछ लिमिट नहीं है बेटा। फिजिक्स हैज नो लिमिट, किसी भी चीज की लिमिट नहीं है। तो जब तुम अपनी पढ़ाई को अनलिमिटेड इनफाइनाइटली स्टडी करोगे, अनलिमिटेड या फिर इनफाइनाइटली स्टडी करोगे, दोनों एक ही है, जानता हूँ। तुम्हारे मन में अभी आया होगी सर अनलिमिटेड और इनफाइनाइट एक ही होते हैं। अरे हाँ बाबा, एक ही होते हैं। तुम सिर्फ भावनाओं को समझो, ठीक है। देखो, अपना जो सिलेबस है वो वास्ट सिलेबस है, बट किसी भी चीज की एक कड़ी रहती है। जब तुम उस कड़ी को पकड़ोगे ना बेटा, तो तुम्हारे लिए सारी चीजें आसान हो जाएगी। तो ये अपनी पावर की कड़ी, कंसेप्ट, किसी भी टॉपिक की कंसेप्ट कड़ी होती है, उसे पकड़ो और उसके बेस पे तुम कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये ना कि कंसेप्ट को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ तुम क्वेश्चन करने में लगे हो, ऐसा नहीं होता। तुम्हें क्या करना पड़ेगा बेटा, पहले कंसेप्ट को आराम से पढ़ना पड़ेगा और उसके बेस पर तुम कुछ क्वेश्चन कर सकते हो। कुछ मतलब बहुत ढेर सारे सभी क्वेश्चन कर सकते हो, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो पहले क्या करो बेटा, कंसेप्ट को पकड़ो, उसके बाद क्वेश्चन करो। आई होप तुम्हें सेशन समझ में आ चुका होगा। हमने पावर के बारे में पढ़ा, पावर क्या है, पावर कैसी होती है, पावर क्यों होती है, पावर हम कैसे फाइंड करते हैं, एनर्जी का कमर्शियल यूनिट क्या है, पावर का बिगेस्ट यूनिट क्या है, 1 हॉर्स पावर मतलब क्या होता है। ये चीजें आज हमने डिस्कस करी। एनसीईआरटी के कुछ 2 एग्जांपल भी लिए थे, हमने कवर की। मुझे ये सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट लगा क्योंकि इस सेशन में तुम्हारे सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आज हमने प्योरली एनसीईआरटी को स्टडी किया है। तो एनसीईआरटी के कुछ कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस बुक का यूज ना करते हुए तुम्हें एनसीईआरटी के बुक में से उन्हें कवर करना चाहिए। पावर उसमें से एक था, ठीक है। तो आई होप बेटा तुम्हें सेशन समझ में आ चुका होगा। लेक्चर होते ही तुम कुछ इंपॉर्टेंट जो अलग दूसरे पीवाईक्यू है पावर के रिलेटेड, उन्हें भी स्टडी करो, ठीक है। तो एक बार फिर से कहता हूँ, आई होप तुम्हें सेशन समझ में आ चुका होगा। आप सभी ने एंजॉय किया होगा, पावर के बारे में तुम्हें समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चा, आज के लिए सिर्फ इतना ही था। एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।